कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय पे आएँ। हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। यह आप चित्र देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और जो यहाँ इस तरफ और इस तरफ आप देख रहे हैं जो पत्तियां हैं ये जैतून की हैं, विश्व शांति का संकेत करती हैं। और यहाँ देखिए आप कुछ घटनाओं को किस प्रकार से व्यंग्यात्मक लहजे में कार्टून। पहला चित्र और दूसरा चित्र। जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजराइल बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, यह विषय भी। एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है, आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। और वहीं आप देखें बदकही की चौपाल। ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण ज़रूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हों। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक समाधान या निपटारा भी कर सकते हैं। और देखिए आप शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता
जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी तापवृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावी समाधान तो यही है कि वैश्विक तापवृद्धि को रोका जाए। अब आप देखें इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायी ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उससे कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं हो सकते। और इसके पहले हम उन आंकड़ों की तरफ ध्यान दें। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 देश 12 अप्रैल 2016 की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन 6.09%, भारत 2.64%, रूस 2.59%, ब्राज़ील 2.22% और सऊदी अरब 2.02%। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार हैं। और इसके साथ ही आप देखें, ऐसे मुद्दों और समस्याओं की एक सूची विद्यार्थी बनाएं जिन्हें सुलझाना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है। जैसे वर्तमान में वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी कोरोना है, और जिनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। इस तरह के मसलों को विद्यार्थी सूचीबद्ध कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1942 दोहरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1945 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। अप्रैल-मई 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न। 26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों का हस्ताक्षर। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संदर्भित विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा हुई। अब आप देखें कि वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए जो प्रयास हो रहे थे उनके आगे देखें, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना कितना संभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। आप देखें यूनाइटेड ये चित्र है 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका की युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थी। इस प्रकार से और यहाँ पर आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उनके प्रमुख अंग अति महत्वपूर्ण बात है। सहायक निकाय, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व यूगोस्लाविया, रवांडा, शांति संस्थापक अभियान और मिशन। उसके आगे देखें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को वीटो निषेधाधिकार का अधिकार। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए, निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी। इसी के साथ आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका मुख्यालय हेग में है। और इसी के साथ आप देखें संबद्ध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी। ये देखें आप अभी अस्थायी सभा, अस्थायी देशों के बारे में अभी ऊपर चर्चा हुई थी। इधर देखें शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध संस्थान। आगे देखें आम सभा 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, सभी को एक समान मत, प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत, निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं। ये आम सभा की स्थिति। और आगे देखिए सहायक निकाय, समितियां और तदर्थ निकाय, सब संबद्ध संगठन, रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन। और इस तरफ देखें आप कार्यक्रम और कोष, व्यापार एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, बाल कोष, जनसंख्या कोष, शरणार्थी उच्चायोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये पूरी कार्य पद्धति है संयुक्त राष्ट्र संघ की। और यहाँ देखें आप सचिवालय, अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, इसका प्रधान महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। अन्य इकाइयाँ इसकी मानवाधिकार उच्चायोग का कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय, HIV एड्स कार्यक्रम, इसकी अन्य इकाइयाँ हैं।
विशेष एजेंसियां वित्तीय सहायता के बिना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसके साथ ही आप देखें न्यासिता परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित। और यहाँ देखें आप, नियुक्ति करने वाले के प्रति सीधी जवाबदेही दर्शाता है, वित्तीय सहायता विहीन संबंध दर्शाता है, सुरक्षा परिषद की विशेष समिति दर्शाता है। यह 5 अस्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार वीटो से नियंत्रित होती है। संबद्ध संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO, और यहाँ आप देखें अन्य जो संगठन विशेष कार्यों के लिए मानवाधिकार, मादक द्रव्य टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति। और विद्यार्थी आगे देखें क्षेत्रीय आयोग, आर्थिक आयोग, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियाई देश, आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया प्रशांत और पश्चिमी एशिया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि समझी जा सकती है, उसकी संरचना, उसका स्वरूप क्या है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूँकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल। इसी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान, हम देखें आप, प्रधान प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 1917 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांत तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है। और संयुक्त और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन शामिल हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, इस पर हम सब चर्चा करेंगे।
और बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमत नहीं बन पाई। और अब आप देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच में सहमत इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई यह मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादा देशों की सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। अब इसके साथ हम उन महासचिवों के बारे में भी जान लें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। ट्राइगो ली 1946 से 1952 नार्वे, वकील और विदेश मंत्री। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना। दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया। महासचिव के पद से त्यागपत्र। डेग हैमरशोल्ड 1953 से 1961, स्वीडन, अर्थशास्त्री और वकील। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशिकीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। यूथांड 1961 से 1971, बर्मा, म्यांमार, शिक्षक और राजनयिक। क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। कुर्ट वाल्डेहिम 1972 से 1981, ऑस्ट्रिया, कूटनीतिक और विदेश मंत्री। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। जेवियर पेरेज दी कुइयार 1982 से 1991, पेरू, वकील और राजनयिक। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता। फाकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता। बुतरस घाली 1992 से 1996, मिस्र, राजनयिक, विधिवक्ता और विदेश मंत्री। एन एजेंडा फॉर द पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया।
बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमति के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। कोफी अन्नान 1997 से 2006 घाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बान की मून 2007 से 2016। कोरिया गणराज्य। दक्षिण कोरिया कूटनीतिक और विदेश मंत्री इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। यह जानकारी आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के बारे में दी जा रही थी। अब आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकरण में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। आइए हम दोनों के किस्म के सुधारों पर, इन सब के बारे में हम सब भी पहले भी एक बार चर्चा कर चुके और फिर दोबारा हमने किया, इसलिए कि ताकि विद्यार्थियों के लिए दोहराया जा सके। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ पर जश्न मनाने की शुरुआत करते थे। ये तस्वीर आप देखिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी का अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तात्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएँ झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। 1991 से बदलाव में से कुछ इस प्रकार। सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, ये सब चुनौतियाँ हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। और आप देखें, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से
इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। नंबर 1, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों ने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार सुझाव आए कि एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो। इस बिंदु तय हुए। अब आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश 2019 का आंकड़ा है और कितना वर्ष भर के बजट में योगदान देता है, इसकी कितनी हिस्सेदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, चीन 12%, क्रमशः जापान 8.5, जर्मनी 6, यूके 4.5, फ्रांस 4.4, इटली 3.3, ब्राज़ील 2.9, कनाडा 2.7, रूस 2.4, दक्षिण कोरिया 2.2, ऑस्ट्रेलिया 2.2, स्पेन 2.1, तुर्की 1.3, नीदरलैंड 1.3, मैक्सिको 1.2, सऊदी अरब 1.1, स्विट्ज़रलैंड 1.1, अर्जेंटीना 0.9, स्वीडन 0.9 और भारत 0.8। यह 2019 के आंकड़े जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में इनका योगदान 30% के हिसाब से था। अब आप दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीबी देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। स्पष्ट है कि इन मापदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों पर फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए और इसके साथ ही कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर कैसे देख सकता है। इसके साथ आप देखिए
कैसे हल किया जाए? क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? इन बहुत सारे बिंदुओं पर विद्यार्थी और इसके अध्ययनकर्ता चर्चा कर सकते हैं। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति और धाराएँ उपस्थित होती हैं? इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति की बदलने का है। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अन्य का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित है या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य अस्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इस ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार सदस्यता के सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को बनाने के 2005 के सितंबर में अस्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल हम अभी दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी बार इस्तेमाल किया। इसके पहले हम उसकी चर्चा करें। सभी देश इकट्ठे हुए इस अवसर पर मौजूद स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला किया। शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमत। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। एक लोकतंत्र कोष का गठन। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमत। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग इसमें दखल दे। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी प्रकार यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करा
तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यावहारिक है। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद संरचना को लेकर के सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या स्थिर रही, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। और इसी के साथ आप देखें, आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के लिए प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय पलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। और हम आगे बढ़ें, अगर अपनी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन
सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बनी रही। इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहाँ अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता जो कार्टून बने हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करें। का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से ज़्यादा लोग कैसे रहे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों के व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। इसके साथ ही प्रमुख अभी कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करें। ये देखें आप, ह्यूमन राइट्स वॉच, यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों के प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की। ह्यूमन राइट्स वॉच। और आगे आप देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों की रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जो सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। संकेत देखें आप किस तरह से बना हुआ है, और आगे देखें आप इस कार्टून को भी देखें। अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएंगी। आप देखिए, एक तरफ शांति का संकेत, दूसरी तरफ युद्ध का। जो जैसे मानेगा उसे उस तरह से समझाने का प्रयास। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ किसी को न्यूयॉर्क बुलाए और अमेरिका उसे वीज़ा न दे तो क्या होगा? विचारणीय बिंदु है, इस पर विद्यार्थी चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व को परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। आगे देखें आप, अभी जो कुछ विश्व व्यापार संगठन, जिसको संक्षिप्त में कहते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164, 29 जुलाई 2016 की स्थिति है। हर फैसला सभी सदस्यों की समझ से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित सत्य हों। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं। और आगे देखें आप, यह चार्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों तथा शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र। पॉइंट बने हुए हैं और वहाँ से संकेत बना हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों का यह मानचित्र है, देख सकते हैं। माली, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दारफुर, कोसाओ, साइप्रस, लेबनान, भारत और पाकिस्तान। और इस तरफ से आप देखें जो संकेत बना हुआ है, हैती, लाइब्रेरिया, डियर कांगो, दक्षिण सूडान, अबेई, मध्य एशिया, सीरिया। और यह चित्र देखिए, शब्दों की बरसात, दारफुर, वंचना, नरसंहार, शांति सैनिक, अस्वीकार, अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी, अब कभी नहीं सहायता, इस प्रकार की चीज़ें। और आगे देखें आप, दारफुर की हालत की एक बानगी, आपका क्या मानना है? संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? आप देखिए यह चित्र, इन कार्टूनों के माध्यम से विद्यार्थियों, हाँ यहाँ पर आप देखें कि अस्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक कितनी बार हुआ था? चाइना ने 11 बार किया। सोवियत संघ / रूस अर्थात ब्रिटेन के बाद रूस को अस्थायी सदस्यता दी गई 135 बार। अमेरिका 84, यूके 32, फ्रांस 18 बार यह इसने प्रयोग किया है। और हम पहले की तरह जैसे हम आप लोगों से, प्रिय विद्यार्थियों से निवेदन करते रहें कि आप ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप में निश्चित तौर पर
चर्चा करेंगे। उससे किसी विद्यार्थी के मन में कोई चीज़ अगर विस्मरण हो रही है तो अन्य विद्यार्थी के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की याद में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किससे संबंधित जो बनेंगे। निषेधाधिकार वीटो के बारे में जो कुछ कथन दिए गए उसमें सही और गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें सही या गलत का चिन्ह लगाएं। और देख सकते हैं आप क्वेश्चन एक बार से गरीब विद्यार्थियों के लिए सही और गलत के लिए प्रश्न निश्चित किए गए कि इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा कथन सही और गलत का निशान लगाएं। और देखिए आप, सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी संस्था के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है। कौन सा कारण? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। इसमें से कौन सा नाम है? और आगे देखें आप, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से किस संगठन का उत्तरदायी है? आप देखिए, जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करना है। प्रश्न आपके सामने है और जो इस अध्याय में दिया गया है उससे ही जुड़े सवाल हैं, इसको हल आसानी से किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का मेल करिए, सुमेल उसके काम से करें। यहाँ पे जो दिया गया है, और प्रश्नावली सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी संस्था का पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? इसके प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। इस प्रकार से यह आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय, एक बार फिर से हम जो कार्टून है वो विद्यार्थियों को दिखा दें, विशेषकर जो संकेत करते हैं। एक मैप है और दूसरी तरफ दारफुर की स्थिति के बारे में। और यहाँ देखिए आप, निषेधाधिकार का कौन अस्थायी देश कितना इस्तेमाल किया, कितनी बार किया, और ग्रुप बना करके विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देशों की सूची है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ये देखिए आप, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में। और ये देखें, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का पूर्ण विवरण दिया गया है और उनके कार्यकाल दिए गए हैं और वो किस क्षेत्र से जुड़े थे उनका विवरण दिया गया है। और यहाँ पर देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के प्रमुख अंग हैं उनको एक बार से आप फिर देख लें। ये देखें आप,
देख लें आप विद्यार्थी स्मरण के लिए इन सब चीज़ों को। ताकि एक बार फिर से उनके दिमाग में वो सभी चीज़ें आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दर्शाता हुआ और यहाँ देखिए जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। उसके हमला और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की स्थिति, और यह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, जिसके यह देखें आप संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां भी शांति का संदेश देती हैं। और इसी के साथ अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूर्ण होता है।